friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। दिस इज शालिनी चौहान। आज हम जिस आर्टिकल की बात करेंगे वो है आर्टिकल 17। अब तक हमने आर्टिकल 16 के बारे में कंप्लीट एनालिसिस देखा था और अब हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, साथ ही हम देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 17 का जो पहला और कीवर्ड है वो है अनटचेबिलिटी, लेकिन अनटचेबिलिटी शब्द को ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ना कहीं और डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से इस वर्ड का जो एक्सटेंट है और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो हमें पता चलता है जुडिशरी के थ्रू, यानी कि हम केसेस के माध्यम से जानते हैं कि अनटचेबिलिटी किसे कहते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसके मीनिंग को जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने और देवराज वर्सेस बी पद्मना के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। वैसे तो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी पर्सन का टेम्परेरी या परमानेंटली उसे डिस्क्रिमिनेट करना, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कई बेसिस पर हो सकता है। ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, यानी कि हम किसी ऐसी डिजीज के कारण उससे छुआछूत रख सकते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में ये कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड जो आर्टिकल 17 के अंदर रखा गया है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखा गया है। तो हम इस वर्ड का लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग न निकालते हुए इसे इसके हिस्टोरिकल बेस पर डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसे हिस्टोरिकल बेस पर देखते हैं तो आर्टिकल 17 में गिवन अनटचेबिलिटी का मतलब कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी होती है। मींस आर्टिकल 17 में जिस अनटचेबिलिटी की बात की गई है वो एक कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी है। दूसरी जो बात आर्टिकल 17 के अंतर्गत कही गई है वो है ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि जो कोई भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा वो लॉ के अंतर्गत पनिशेबल होगा। आर्टिकल 17 दो बातें कहता है, एक फॉरबिड यानी कि वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करने से मना करता है, साथ ही अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की भी बात करता है। लेकिन पनिशमेंट के इस पार्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 के बीच के रिलेशन को समझें। तो आर्टिकल 35 को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जहां कहीं भी पनिशमेंट की बात की गई है उस पनिशमेंट को बनाने की पावर आर्टिकल 35 में दी गई है। इट मीन्स आर्टिकल 17 का वायोलेशन होने पर जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा वो आर्टिकल 35 के थ्रू ही दिया जाएगा। इस तरीके से आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो कोई भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा वो पनिशेबल होगा और वो जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो आर्टिकल 35 के थ्रू दिया जाएगा। तो इन प्रोविजंस के मैंडेट को फिल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर पता चला कि इस एक्ट में जो भी पनिशमेंट दिया गया है वो इनएडुकेट है। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 की कमी को दूर करने के लिए और उसे रिव्यू करने के लिए एक कमिटी बिठाई गई 1965 में, जिस कमिटी का नाम था कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो इस तरीके से इस कमेटी की रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए और इस एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए थे उन्हें लाने के लिए इस एक्ट को 1976 में रीनेम किया गया और इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट में इस कमेटी की रिकमेंडेशन को भी इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 को यूज करते हुए पार्लियामेंट लाया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। लेकिन इसमें जो पनिशमेंट दी गई थी वो इनएडिक्वेट मानते हुए 1965 में एक कमिटी बिठाई गई, कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और इस कमिटी के रिकमेंडेशन को इंक्लूड करते हुए साथ ही इस एक्ट में सुधार करते हुए एक 1976 में इसे रीनेम किया गया और इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। अब आइए इस एक्ट के कुछ की मॉडिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है एनहेंस द पनिशमेंट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में जो भी पनिशमेंट दिए गए थे उनको एनहेंस किया गया। साथ ही ऑफेंसेस जो भी थे उनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कन्वर्ट किया गया। साथ ही ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट टू इन्वेस्टिगेट, मीन्स अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे इन्वेस्टिगेशन से मना करता है या जानबूझकर कोई लापरवाही करता है तो उस ऑफेंस के लिए उस पब्लिक सर्वेंट को भी जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप को भी इम्पोज किया गया
साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि अगर किसी प्लेस ऑफ एरिया में बहुत सारे लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं तो उन पर कलेक्टिव फाइन या कलेक्टिव पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है। अब आइए आर्टिकल 17 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो केस है वो है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 52 और आर्टिकल 17 के जो भी प्रोविजन हैं वो स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी उपलब्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 17 का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कास्ट बेस्ड जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं या प्रोविजंस हैं सभी को हटाया जा सके। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जिसका नाम है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये जो एक्ट है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, साथ ही और पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये बताता है कि अनटचेबिलिटी के जो भी मैटर्स हैं उनका ट्रायल किस तरीके से होगा, रिलीफ सिस्टम क्या होगा, क्या क्या पनिशमेंट दी जाएंगी। साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के इन मैटर्स के ट्रायल के लिए इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स की मांग भी की गई। अगर हम आर्टिकल 17 की हिस्ट्री की बात करें तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो मेन लीडर थे उनमें मेन नाम है ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर का। इसके अलावा महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा है कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हम एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को यदि एक फंडामेंटल राइट बना दें, साथ ही अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना दें तो ऑटोमेटिकली अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट एनालिसिस था आर्टिकल 17 के बारे में। इसके अंदर हमने जाना एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, साथ ही इसके हिस्टोरिकल बेस और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और केसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, साथ ही इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें देना ना भूलें। अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।